वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स विषय के 85 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि बार बार परीक्षाओं में आ चुके हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और आने वाली जितनी भी हमारी परीक्षाएं हैं उनमें काफी ज्यादा संभावना है इन प्रश्नों को फिर से आने की। साथ दोस्तों अभी हाल ही हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, जहाँ पर अच्छे खासे अर्थशास्त्र के प्रश्न पूछा रहे हैं। तो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो 50 संभावित प्रश्न आप जरूर देखें एसएससी जीडी के। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अपने अधिक से अधिक दोस्तों का शेयर करना है। साथ ही आपको वीडियो पूरा देखना है, पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न हमारा किस प्रकार से रहने वाला है। तो पहला हमारा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों संपत्ति से मतलब है कि किस राज्य की सर्वाधिक हमारी जीडीपी है। तो पहला है हमारा तमिलनाडु की, दूसरा ऑप्शन है हमारे महाराष्ट्र की, तीसरा है केरला की और फोर्थ ऑप्शन है हमारे कर्नाटक राज्य की। इसकी कर्नाटक राज्य की तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। तो भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है, तो हमारा महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र। इसलिए दोस्तों मुंबई को क्या बोलते हैं, भारत की आर्थिक राजधानी बोलते हैं। भारत की इकोनॉमिक कैपिटल किसको बोलते हैं, मुंबई को बोलते हैं। मुंबई किसकी राजधानी, मुंबई, तो हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है। तो सर्वाधिक जीडीपी वाला राज्य कौन सा है हमारा, तो वो है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। तो दोस्तों कितनी प्रतिशत हमारी आबादी है जो कि कृषि पर निर्भर है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन 60%, दूसरा ऑप्शन है हमारा 70%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 58.9% और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अन्य या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड। 58.9% जो हमारे भारत की आबादी है वो कृषि पर आधारित है। किस पर, या तो कृषि पर आधारित है या कृषि आधारित उद्योग पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है। क्या है, प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूं, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि का योगदान है। जो दोस्तों हमारा जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से पूछ रहा है कि कृषि का कितना योगदान रहता है। तो पहला है हमारा ऑप्शन 17.5%, दूसरा है हमारा 17.9%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 20% और फोर्थ है हमारा अन्य या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन एक, 17.5%। तो दोस्तों हमारी जीडीपी है उसमें कृषि का कितना योगदान है, तो 17.5% है और टोटल जनसंख्या कितनी हमारी निर्भर है, तो वो है 58%। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कृषि में हमारा आउटपुट बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन इनपुट बहुत कम आ रहा है। 28% हमारी जनसंख्या कृषि पर है लेकिन उसका जीडीपी में योगदान कितना है, तो मात्र 17.5% ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या है। दोस्तों हमारी जो जीडीपी है उसके आधार पर भारत का स्थान क्या है। तो पहला है हमारा 5वां, दूसरा ऑप्शन है तीसरा, फिर हमारा तीसरा ऑप्शन है 7वां और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 13वां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5वां। तो जीडीपी का आधार पर दोस्तों विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो हमारा तीसरा स्थान है। और दोस्तों भी हाल फिलहाल में ऐसे भी आंकड़े आ रहे हैं कि भारत चौथे स्थान पर आ गया है। तो जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा हमारा 5वां स्थान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है, पीपीपी परचेसिंग पावर पेरिटी के आधार पर भारत का स्थान है। दोस्तों जीडीपी दो तरह से नापी जाती है, एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर नापी जाती है, एक जीडीपी दोस्तों परचेसिंग पावर पेरिटी पर नापी जाती है। तो पीपीपी के जो हमारा पीपीपी मॉडल है परचेसिंग पावर पेरिटी, इसके आधार पर भारत का स्थान कौन सा है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा चौथा, दूसरा ऑप्शन है हमारा 9वां, तीसरा ऑप्शन है हमारा 7वां और फोर्थ ऑप्शन है हमारा तीसरा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन 4 तीसरा। तो दोस्तों परचेसिंग पावर पेरिटी के आधार पर जो भारत की जीडीपी है वो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर हमारा यूएसए है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे नंबर पर भारत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन थर्ड। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है। दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा होता है, यानी जो पूरी जीडीपी है उसमें उस देश की कुल जो हमारी जनसंख्या होती है उसका भाग लगा देते हैं। तो एक व्यक्ति का आय आ जाती है, एक व्यक्ति कितना कमा रहा है वो आ जाता है। तो जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो पहला है हमारा ऑप्शन लग्जमबर्ग, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है हमारा कतर और फोर्थ है हमारा अन्य या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा कतर। तो जीडीपी के आधार पर सबसे अधिक कैपिटा पर इनकम किस देश की है, तो हमारे कतर देश की है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। और कतर कहाँ का देश दोस्तों, तो एक गल्फ कंट्री है। क्या है, गल्फ कंट्री। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक एसडीआई किस राज्य में है। दोस्तों जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक, तो किस राज्य में अपने उच्चतम स्तर पर है। तो पहला है हमारे गुजरात में, दूसरा है हमारे केरल राज्य में, तीसरा है तमिलनाडु में और फोर्थ है हमारे महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल में।
तो उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? तो हमारे केरल राज्य का है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में कौन से देशों की मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों कौन से देश है जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो पहला है हमारा अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है हमारा चीन, चौथा है हमारा रूस। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों भारत। जो हमारा भारत है दोस्तों, यहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो वो है हमारे मिश्रित प्रकार की। यहाँ पर प्राइवेट को भी इतना ही अवसर है और सरकारी नौकरियां भी अपना बिजनेस करती है। तो निम्न में से कौन से देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आ जाएगा हमारा भारत देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। दोस्तों जो हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका हमारा उद्देश्य क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा जीवोपार्जन, मतलब यानी हम हमारा जीवन बढ़ाने के लिए करते हैं जीवोपार्जन। दूसरा है हमारा मनोरंजन, तीसरा ऑप्शन है हमारा ए और बी, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीविकोपार्जन। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है हमारा? तो वह है हमारे जीविका का पार्जन करना, यानी हमारे जीवन को आगे बढ़ाना। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? जीविकोपार्जन। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। जब भी दोस्तों किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ की आर्थिक विकास की गति क्या होती है? तो देखते हैं। पहला है हमारा सामान्य रहती है, दूसरा ऑप्शन है तीव्र हो जाती है, तीसरा है हमारी मंद हो जाती है, और फोर्थ है कुछ भी नहीं होता है। क्या है? कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों वहाँ की जो आर्थिक विकास गति हो क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। तो जिस देश की दोस्तों जनसंख्या बढ़ती है वो वहाँ की आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। लेकिन भारत के हिसाब में ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों भारत में जितनी भी जनसंख्या बढ़ रही है वो बिल्कुल यंग पॉपुलेशन है। क्या यंग? और देश में जितने यंग लोग रहेंगे वो उतना ज़्यादा कर्म करेंगे, इतना ज़्यादा कर्मशील रहेंगे, श्रम करेंगे, तो दोस्तों उसके देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति की क्या हो जाती है? तो हमारी मंद हो जाती है। और इस समस्या से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दोस्तों चीन जूझने वाला है, क्योंकि दोस्तों चीन एवरेज बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता जा रहा है, लेकिन भारत के लिए एक नया अवसर पैदा करने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन से हैं? दोस्तों जो हमारी आर्थिक विकास है उसकी व्याख्या करने के लिए विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। पहला है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा है हमारा फिर प्रति व्यक्ति आय, तीसरा है आर्थिक कल्याण पर आधार, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 इनमें से सभी। तो दोस्तों आर्थिक विकास नापने के लिए हमारे पैरामीटर है, एक तो राष्ट्रीय सकल उत्पाद है, फिर प्रति व्यक्ति आय है, और तीसरा है हमारा आर्थिक कल्याण का आधार। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों आप इसमें लेटेस्ट देख लें, ये थोड़ा प्रश्न पुराना है, प्रीवियस क्वेश्चन उठाया क्योंकि मैंने। तो मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, तो उसमें आप लेटेस्ट रैंक देखें हमारी 2022 की। तो इस वीडियो में यहाँ कोई भी आंसर आपको देने नहीं वाला हूँ, क्योंकि ये गलत है। तो आप 2022 का लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ने समझने के लिए बड़े बड़े अर्थशास्त्री रहते हैं, वही हमें समझाते हैं। अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग हमें अर्थशास्त्र को समझने के लिए अपनी थ्योरी देते हैं, अलग अलग कथन बोलते हैं, तो उसके आधार पर हम पढ़ते हैं। तो पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो पहला है हमारा प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, दूसरा ऑप्शन है महबूब उल हक ने, तीसरा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है महबूब उल हक ने। तो दोस्तों पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो हमारे महबूब उल हक ने तैयार किया था। तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र हम किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा कृषि क्षेत्र को, दूसरा है हमारे सेवा क्षेत्र को, तीसरा है हमारे औद्योगिक क्षेत्र को, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों कृषि क्षेत्र को। तो जो हमारा कृषि क्षेत्र है इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी एरिया यानी कि प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? दोस्तों ऐसे प्रश्न में अर्थव्यवस्था में पूछे जाते हैं। तो जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा अनार्थिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है दोनों ही, और फोर्थ है हमारा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों ही। तो शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना दोस्तों एक आर्थिक क्रिया भी है और एक अनार्थिक क्रिया भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सेकंड बिल्कुल, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। आर्थिक और अनार्थिक दोनों ही है, इसलिए ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो दोस्तों कौन सा हमारा केंद्रीय बैंक है? तो देखते हैं। पहला है हमारा कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा ऑप्शन है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और फिर फोर्थ है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों भारत सरकार का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? तो वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे?
तो हमारे मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। तो कहाँ पर हो जाएगा हमारा? मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पहला ऑप्शन है देश के प्रधानमंत्री, दूसरा है हमारे राष्ट्रपति, तीसरा है हमारे राज्यपाल और फोर्थ है देश के उपराष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देश के प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो हमारे प्रधानमंत्री है वो होते हैं। अच्छा, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो वो हमारे सभी जानते होंगे आप, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? तो दोस्तों ये प्रश्न कंप्यूटर में भी आ सकते हैं और अपने अर्थशास्त्र में भी आ सकता है, तो दोनों जगह इंपोर्टेंट है कि किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? तो पहला है हमारा मोबाइल फोन, दूसरा है कैलकुलेटर, तीसरा है हमारा कंप्यूटर और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों अपना कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर के आने के बाद हमारा सूचना, शिक्षा और ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर बहुत फास्ट कार्रवाई करता है और इंटरनेट के माध्यम से सभी जानकारी हमें घर बैठे कंप्यूटर पर मिल जाती है। हालांकि अब ये काम फोन भी करने लग गया है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर की जगह नहीं ले सकता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रश्न संबंधित है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो पहला है हमारा 1975 में। कब? पहला ऑप्शन 1975 में, दूसरा है 1966 में, तीसरा है 1969 में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1980 में। कब? 1980 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1969 में। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो हमारे 1969 में हुआ था। तो ऑप्शन जो हमारा थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो दोस्तों पहला है हमारा विश्व बैंक, दूसरा है हमारा IMF, तीसरा है UNO और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इस फोर्थ वाले कार्ड के यहाँ लिख लीजिए WTO। क्या लिख लीजिए? WTO। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हमारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधी व्यापार हैं उनके रूल रेगुलेशंस कौन बनाता है? तो हमारा WTO बनाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये भी दोस्तों हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस, उसकी एक बॉडी है। तो करेक्ट आंसर क्या है? हमारा WTO। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों जो हमारा योजना आयोग था इसको हटाकर अब हमने नीति आयोग बना दिया है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो पहला ऑप्शन है हमारा 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950। दूसरा है हमारा 15 सितंबर 1950, तीसरा है 15 अक्टूबर 1951 और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1950 को। तो दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो हमारे 15 सितंबर 1950 को किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, 15 सितंबर 1950। आप याद रखें, योजना आयोग और वर्तमान में योजना आयोग की जगह क्या है? नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो दोस्तों बिहार के किस जिले का जो हमारा प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है? तो पहला है हमारा नालंदा जिला, दूसरा है हमारा पटना जिला, तीसरा ऑप्शन है शिवहर जिला और फोर्थ है हमारा गया जिला। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों पटना जिला। तो जो बिहार का पटना जिला है, जो कि बिहार की राजधानी भी है, तो यहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय है, इनकम पर कैपिटा, वो क्या है? सर्वाधिक है प्रति व्यक्ति आय। तो करेक्ट आंसर क्या है? हमारा पटना जिला। अगला प्रश्न है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची दोस्तों, तो पहला है हमारा भारत, दूसरा है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है रूस और फोर्थ ऑप्शन है हमारा चीन। क्या है? चीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा भारत शहर, या सॉरी भारत देश है, शहर नहीं है। दोस्तों लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो हमारा भारत है। क्या है? भारत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया। इंडिया कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। तो लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो है हमारा भारत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? दोस्तों जो गरीबी का बिल्कुल कुचक्र है यहाँ पर, तो कौन सा राज्य है? तो देखते हैं, पहला है हमारा बिहार राज्य, दूसरा है केरल, तीसरा है हमारा कर्नाटक और फोर्थ है हमारा हरियाणा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा बिहार राज्य। तो जो बिहार राज्य यहाँ पर गरीबी का कुचक्र है दोस्तों, इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, फिर यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा बिहार के जो लोग होते हैं प्राय दूसरे राज्यों में और दूसरे शहरों में काम करने जाते हैं। तो दोस्तों बिहार सरकार को चाहिए कि वहाँ पर नए रोजगार के सर्जन करे, ताकि थोड़ी जो हमारा बिहार राज्य है यह गरीबी के कुचक्र से बाहर निकले। साथ ही केंद्र सरकार भी कुछ विशेष पैकेज अनाउंस कर सकती है हमारे बिहार राज्य के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? तो दोस्तों हमारे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है, तो संस्था कौन सी जो गणना करती है? तो पहला है हमारा नीति आयोग करता है, दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद करती है, तीसरा है हमारा केंद्रीय
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम CSO बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय आय के लिए गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? तो वो है हमारी राष्ट्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। क्या है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है? CSO करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड। अगला है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। जो भारत का दोस्तों वित्तीय वर्ष होता है उसको हम कब कहते हैं? तो पहला देखते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, दूसरा है हमारा 1 जुलाई से 30 जून तक, तीसरा ऑप्शन है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, और फोर्थ ऑप्शन हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो दोस्तों हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का चालू वित्तीय वर्ष होता है, जिसमें टोटल कितने हमारी 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। तो 4 × 3 बराबर 12 महीने, यानी कि 1 साल हो जाता है। तो हमारे एक वित्तीय वर्ष में कितने क्वार्टर होते हैं? तो 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। तो भारत का वित्तीय वर्ष हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानते हैं। साथ दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यार। और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे एजुकेशन संबंधित ग्रुप है, तो वहाँ वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो दोस्तों आप चाहें तो तीसा की भयानक आर्थिक मंदी के बारे में गूगल पर पढ़ सकते हैं, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, तीसा आर्थिक मंदी, आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा मैटर क्या है। तो तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो पहला है हमारा प्रोफेसर केन्स ने, दूसरा है हमारा माल्थस ने, तीसरा है हमारा अमर्त्य सेन ने, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, प्रो केन्स ने। किसने? जो हमारे प्रोफेसर केन्स हैं, इन्होंने दोस्तों तीसा की जो भयानक आर्थिक मंदी थी उसके उभरने के लिए सुझाव दिए थे। तो प्रोफेसर केन्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो दोस्तों किस समय जो तीसा की भयानक आर्थिक मंदी थी वो आई थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा 1920 से 30 तक, दूसरा है हमारा 1929 से 33 तक, तीसरा ऑप्शन है 1918 से 25 तक, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1998 से 2009 तक। कब? 1998 से 2009 तक। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन सेकंड, 1929 से लेकर 1933 तक दोस्तों तीसा की भयानक आर्थिक मंदी आई थी। इसको लगभग 90 साल पूरे हो गए हैं। तो तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो 1929 से 1933। अगला प्रश्न है, उत्पादन एवं आय की गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। दोस्तों हम उत्पादन और आय की गणना करते हैं तो जिसको हम आर्थिक दृष्टिकोण से किस प्रकार की है तो देखते हैं। पहली सहज है, दूसरा हमारी वैज्ञानिक है, तीसरा ऑप्शन है व्यावहारिक है, और फोर्थ है हमारा उपरोक्त तीनों। क्या है? उपरोक्त तीनों। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा उपरोक्त तीनों। तो उत्पादन एवं आय की गणना करना सहज, वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण है हमारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। दोस्तों जब भी हम उत्पादन और आय की गणना करते हैं तो इस समय प्रति व्यक्ति आय वगैरह के बारे में जानकारी लगती है। साथ दोस्तों क्या हमारी जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है, उन सभी पहलुओं की हमें जानकारी लगती है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? दोस्तों जो हमारा गरीबी का कुचक्र है इसको किसने परिभाषित किया है? तो पहला है हमारा रेगनर नर्क्स ने, दूसरा है प्रोफेसर फिशर ने, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रोफेसर केन्स ने, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा रेगनर नर्क्स ने। तो जो गरीबी का कुचक्र है ये किसने इसको परिभाषित किया है? तो हमारे रेगनर नर्क्स ने इसको परिभाषित किया है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। या यूं कहे गरीबी के कुचक्र की परिभाषा किसने दी है? तो हमारे रेगनर महोदय ने दी है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किनकी रचना है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र ऐसी रचना है जिसमें अर्थशास्त्र से जुड़े हुए पहलू तो है ही, साथ में इसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। तो अर्थशास्त्र हमारी किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन हमारे चंद्रगुप्त की, दूसरा है हमारे मौर्य सिकंदर की, तीसरा है हमारे चाणक्य की, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारी अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो आचार्य चाणक्य ने लिखी थी। किसने? आचार्य चाणक्य ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? जो हमारी नेशनल इनकम समिति है, राष्ट्रीय आय समिति, इसका गठन किस वर्ष में हुआ था? तो पहला है वर्ष 1950 में, दूसरा है हमारा वर्ष 1949 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा वर्ष 1948 में, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वर्ष 1960 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, 1949 में। तो दोस्तों जो हमारी राष्ट्रीय आय समिति थी इसका गठन कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों किस प्रकार की मुद्रा भारत में वैधानिक है यानी कि मान्य है? तो पहला है हमारा ऑप्शन वस्तु मुद्रा, दूसरा है साख मुद्रा, तीसरा है हमारा पत्र मुद्रा, और फोर्थ है हमारा चेक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्र मुद्रा। तो जो हमारा भारत देश है यहाँ पर दोस्तों पत्र मुद्रा, जो हमारी पत्र मुद्रा होती है, मुद्रा यानी रुपया, वो वैधानिक है। जब भी हमें पत्र के रूप में 10 का नोट रहता है दोस्तों, पत्र टाइप मान सकते हैं उसको,
तो वैधानिक है, उसको हम दुकान पे कहीं भी लेके जाएंगे ऑल ओवर इंडिया तो कुछ भी हमें सामान मिल जाएगा। पत्र मुद्रा देश में मान्य है, तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? क्या है विधि ग्राह्य मुद्रा है, या हम इसको दे सकते हैं? तो पहला है हमारा 10 रुपये का नोट, दूसरा ऑप्शन है चेक, तीसरा हमारा ड्राफ्ट और फोर्थ है हमारा इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन है 10 रुपये का नोट। तो कौन सी मुद्रा ग्राह्य मुद्रा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 10 रुपये का नोट, ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो पहला है हमारा ऑप्शन धात्विक मुद्रा, दूसरा है पत्र मुद्रा, तीसरा है हमारे सिक्के और फोर्थ है हमारे इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड पत्र मुद्रा। तो दोस्तों आजकल के समय में कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं? तो हम करते हैं पत्र मुद्रा का इस्तेमाल, यानी कि नोटों का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, 500 के, 2000 के और 100 के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। सिक्के आजकल दोस्तों बहुत कम प्रचलन में, और धात्विक मुद्रा तो देश में बची नहीं है, बस थोड़ा बहुत सिक्के बचे हुए हैं। अगला है इनमें से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? दोस्तों मुद्रा है ना किसी देश की करेंसी, तो इनमें से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो पहला है हमारा माध्यम, दूसरा है मापन, तीसरा है भुगतान करना और फोर्थ है हमारा लेखन एवं संपादन। तो करेक्ट आंसर दोस्तों लेखन एवं संपादन, ये हमारी मुद्रा का काम नहीं है। बाकी भुगतान करना, मापन करना और किसी भी व्यापार के बीच में माध्यम बनना, ये हमारी मुद्रा का कार्य है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा लेखन एवं संपादन मुद्रा के कार्य नहीं है, ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ था या उपयोग हुआ है? तो पहला है हमारा लोहे का, दूसरा ऑप्शन है तांबे का, तीसरा है पीतल और फोर्थ है हमारा चांदी और सोना। तो दोस्तों जो हमारा चांदी और सोना है इसका सर्वाधिक उपयोग हमने मुद्रा के रूप में किया है राजा महाराजाओं के समय में और मुगल काल में, और उसके पहले भी मौर्य साम्राज्य वगैरह में दोस्तों चांदी और सोने के सिक्के हमारे देश में बनाए जाते थे। तो धातु किस धातु का हमने सर्वाधिक उपयोग मुद्रा के रूप में किया है? तो है सोना और चांदी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? तो पहला है हमारा विश्वास, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है हमारी चुकाने की क्षमता और फोर्थ है हमारा ऋण की अवधि। क्या है? ऋण की अवधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों साख। दोस्तों साख बनाने का मतलब होता है कि किसी भी बैंक या महाजन का विश्वास जितना वहां पर अपनी साख बनाना जिससे कि वो हमें कर्ज दे सके। तो दोस्तों आपकी शिक्षा कुछ भी हो, ये आपकी साख का आधार नहीं है। जो आपकी साख का आधार क्या है? एक तो आपका विश्वास है कि आप सेठ के प्रति विश्वास जगा, आपका सेठ जो जिससे भी आप कर्ज ले रहे हैं उसका आप पर पूरा विश्वास है। फिर दोस्तों आपके पास चुकाने की क्षमता है, यानी कि आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास जमीन है, आपके पास दुकान है, ताकि आपने जो भी कर्ज लिया है उसको आप चुका देंगे। और फिर तीसरा ऋण की अवधि, मान लो आपने जो ऋण लिया है वो 1 वर्ष के लिया है, 2 वर्ष के लिया है या 5 वर्ष के लिया है। तो इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा साख का आधार नहीं है। इसलिए जब भी आपने देखा होगा आप लोन वगैरह लेते हैं तो आपसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट नहीं मांगते, वो बाकी सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो पहला हमारा रुपया, दूसरा डॉलर, तीसरा टका और फोर्थ है हमारा दिनार। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो वो है टका। क्या है? टका। अच्छा बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका। और मुद्रा क्या है हमारी? टका। क्या है? टका। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री वो कौन है? वो है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? तो दोस्तों जो है कथन है ये किसने कहा था? फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। तो पहला है हमारा केन्स ने, दूसरा ऑप्शन है मार्शल ने, तीसरा पिगू ने और फोर्थ है हमारा क्राउथर ने। किसने? क्राउथर ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 केन्स ने। तो दोस्तों जो हमारे केन्स महोदय थे इन्होंने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो पहला देखते हैं हम एटीएम, दूसरा है कागजी नोट, तीसरा है हमारा चेक और फोर्थ है हमारा ड्राफ्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एटीएम। तो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में कौन प्रचलित है? तो हमारा एटीएम है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। या कभी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि एटीएम क्या है, तो करेक्ट आंसर रहेगा बिना स्टाफ के नकदी देने की सुविधा। तो हमारा एटीएम क्या है दोस्तों? तो वो है बिना स्टाफ के नकदी देने की सुविधा। और प्लास्टिक मुद्रा भी हमारा एटीएम ही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए? फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा क्राउथर ने, दूसरा है ट्रेस्कट ने, तीसरा ऑप्शन है पीगू ने और फोर्थ है हमारा मार्शल ने। किसने? मार्शल ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा पीगू ने। तो दोस्तों जो पीगू महोदय थे इन्होंने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों हमारे जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं इनकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो पहला है वर्ष 1985 में, दूसरा है 1975 में, तीसरा ऑप्शन है 1990 में और फोर्थ है हमारा 2011 में। चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या है। मैं 1-2 सेकंड रुकता हूँ।
चलिए करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन सेकंड 1975 में। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब करी थी हमने, तो करी थी 1975 में। तो ऑप्शन जो सेकंड है 1975, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों हमारी सहकारी नियोजन समिति है, इसका गठन हमने किसके नेतृत्व में किया था, तो पहला है हमारा आरजी सरैया, दूसरा है मैक्लेगन, तीसरा है हमारा होरेश और फोर्थ ऑप्शन है हमारा चेम्सफोर्ड। क्या है, चेम्सफोर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आरजी सरैया। तो दोस्तों आरजी सरैया के नेतृत्व में हमने सरकारी नियोजन समिति का गठन किया था, आरजी सरैया नाम याद रखें आप। और ऑप्शन एक बिल्कुल इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत की वृत्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। दोस्तों वृत्तीय राजधानी या आर्थिक राजधानी हम किस शहर को कहते हैं, तो पहला है हमारे मुंबई को, दूसरा है हमारे दिल्ली को, तीसरा ऑप्शन है पटना को और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बेंगलोर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई को। तो दोस्तों भारत की आर्थिक राजधानी या वृत्तीय राजधानी किस शहर को बोलते हैं हम, तो बोलते हैं मुंबई को। किसको, मुंबई को। तो ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों दिल्ली हमारी प्रशासनिक राजधानी है और बेंगलोर भारत की आईटी कैपिटल है। क्या है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैपिटल क्या है, बेंगलोर। मुंबई है हमारी आर्थिक राजधानी। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। दोस्तों यानी कि बिना संस्था के आपको कर्ज देता है। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो पहला है हमारा देशी बैंकर, दूसरा है महाजन, तीसरा है व्यापारी और फोर्थ है हमारा सहकारी बैंक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाजन। महाजन यानी दोस्तों साहूकार या जिसको हम बनिया बोलते हैं। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो महाजन है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग अपने विश्वास के दम पर कर्ज लेते हैं, तो कुछ लोग अपनी ज्वेलरी वगैरह रखकर या अपने एसेट्स रखकर भी कर्ज लेते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। भारत में जो सहकारिता आंदोलन था इसका प्रारंभ कब हुआ, तो वर्ष 1904 में, दूसरा ऑप्शन है 1907 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1905 में और फोर्थ है हमारा 1920 में। कब, 1920 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1904 में, यानी कि काफी पहले, आजादी के पहले ही वर्ष 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। तो दोस्तों एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है, तो पहला है हमारा पटना, दूसरा है हमारा कानपुर, तीसरा है मुंबई और फोर्थ है हमारा दिल्ली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई। तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है, वो है हमारा मुंबई, जिसको हम आज क्या बोलते हैं बीएसई। क्या बोलते हैं, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देश में दोस्तों दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो एनएसई है, एक बीएसई है। तो बीएसई जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये हमारे मुंबई से चलता है, दूसरा हमारा एनएसई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो दिल्ली से चलता है। तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है, तो हमारा मुंबई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड बीएसई बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं हम। अंतिम प्रश्न है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। दोस्तों यानी कि तीसरा सेक्टर कौन सा हमारा आर्थिक विकास का, तो पहला है हमारा सेवा क्षेत्र, दूसरा है हमारा विज्ञान क्षेत्र, तीसरा है शिक्षा क्षेत्र और फोर्थ है हमारा कृषि क्षेत्र। क्या है, कृषि क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र, वो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है, तो हमारा सर्विस सेक्टर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन एक। दोस्तों वीडियो हमारा यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। इसको अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब रियल जीके एनालिसिस चैनल। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।